हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फोरियर सीरीज और कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म? फोरियर सीरीज इज यूज्ड फॉर द पीरियोडिक सिग्नल्स to represent that signal in terms of the sinusoidal harmonics. क्लियर? मीन्स किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को साइनोसॉइडल हार्मोनिक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हम फोरियर सीरीज़ का यूज़ करते हैं, चाहे वो कंटिन्यूस हो सिग्नल या डिस्क्रीट सिग्नल हो। ठीक है, उसके बाद आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर कंटिन्यूस सिग्नल इज यूज टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डोमेन। मीन्स टाइम डोमेन से किसी सिग्नल को हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था वो कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म था, दैट इज़ यूज फॉर द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल सभी को पता होंगे। कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं? वो सिग्नल्स जिनकी जो वैल्यूज़ हैं पर्टिकुलर टाइम पर, मीन्स एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम वैल्यूज़ आर डिफाइंड। किसी भी सिग्नल की अगर वैल्यू एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर डिफाइंड है तो उसको हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। और अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वैल्यूज़ डिफाइंड है तो वो क्या रहेगा? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। क्लियर? तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने स्टडी किया था वो क्या था? कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए था, फोरियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे द फोरियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर है? DTFT। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन। द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई x e to the power j ओमेगा ऑफ ए सीक्वेंस xn। देखिए यहाँ पर सीक्वेंस लिया हमने xn, जबकि फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम फाइंड आउट कर रहे थे कंटिन्यूस तो वहाँ पर हम ले रहे थे xt। ठीक है, तो xt क्या है? कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और xn इज़ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। जब हम डिस्क्रीट टाइम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि टाइम के रेस्पेक्ट में सिग्नल डिस्क्रीट है। क्लियर? तो द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म x e to the power j omega of a sequence xn is given by x e to the power j omega equals to summation n equals to minus infinite to plus infinite xn e to the power minus j omega n। देखिए सबसे पहले जो डिफरेंस है फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म उसमें और DTFT में, वो ये है कि जो कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको हम x j ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x e to the power j ओमेगा से। सेकंड थिंग ये है कि जो कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है x j ओमेगा, वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है वहाँ पर हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पर समीशन यूज़ करेंगे फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? x e to the power j ओमेगा इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट xn e to the power माइनस j ओमेगा n। ये कुछ फॉर्मूला आपको लग रहा है जेट ट्रांसफॉर्म की तरह। जो जेट ट्रांसफॉर्म में आपने फॉर्मूला पढ़ा था वहाँ पर e to the power माइनस j ओमेगा n की जगह क्या था? z to the power माइनस n था, है ना? z की पावर माइनस n, यही था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें x e to the power j ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, तो DTFT होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। इट इज़ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन मीन्स जिसमें रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों होते हैं। रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। x e to the power j omega is the complex function of real variable omega and can be written as x e to the power j omega equals to
रियल पार्ट एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा प्लस इमेजनरी पार्ट एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल और इमेजनरी टर्म्स में। नेक्स्ट, the real part of x e to the power j omega and the imaginary part are respectively the real and imaginary part. Sorry, x re and x im are the real and imaginary part of dtft x e to the power j omega and are real function of omega. ओमेगा के रिस्पेक्ट में क्या रहेंगे, रियल फंक्शन रहेंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड और फेज रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड और उसके फेज की टर्म्स में। ठीक है, यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा इज़ द मैग्नीट्यूड एंड दिस ई टू द पावर जे थीटा ओमेगा, यहाँ पर थीटा ओमेगा क्या है, यहाँ इसका फेज है, थीटा ओमेगा इज़ द फेज एंगल दिस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। द मॉड ऑफ एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड फंक्शन, इसको हम मैग्नीट्यूड फंक्शन बोलते हैं। एंड थीटा ओमेगा इज कॉल्ड द फेज फंक्शन। बोथ क्वांटिटीज आर अगेन रियल फंक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, ओमेगा के लिए क्या रहेगा, ओमेगा के टर्म्स में रियल फंक्शन रहेंगे, एक कंटिन्यूस फंक्शन रहता है ओमेगा के टर्म्स में। इन मैनी एप्लीकेशंस DTFT इज कॉल्ड द फोरियर स्पेक्ट्रम, इसको हम फोरियर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को फोरियर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इसी तरह से x मॉड ऑफ x ई टू द पावर जे ओमेगा एंड थीटा ओमेगा आर कॉल्ड द मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रा, इसको मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ये देखिए इसका रिलेशंस है यहाँ पर, मॉड ऑफ एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा, इसके कंजुगेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल रहेगा। ठीक है, इसी तरह से रियल पार्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉड ऑफ DTFT मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा ओमेगा। इमेजनरी पार्ट हम फाइंड कर सकते हैं, मॉड ऑफ DTFT साइन थीटा ओमेगा। मॉड ऑफ DTFT का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर। इसी तरह से tan थीटा ओमेगा इक्वल्स टू द इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रिलेशंस हैं। फॉर ए रियल सीक्वेंस xn, अगर कोई रियल सीक्वेंस है xn, मॉड ऑफ एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा एंड द रियल पार्ट ऑफ एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा आर द इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो मॉड और रियल पार्ट क्या रहेगा DTFT का, वो इवन फंक्शन रहेगा। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में ही बताया था कि जो मॉड रहता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, वो क्या रहता है, इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर मॉड ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा विल बी द इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा, मॉड और रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा, वेयर एज थीटा ओमेगा एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा आर द ऑड फंक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, थीटा ओमेगा और इमेजनरी पार्ट क्या रहेगा, यहाँ पर ऑड फंक्शन ऑफ ओमेगा रहेगा। इवन और ऑड फंक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं। इवन फंक्शन क्या होते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। और जो वर्टिकल एक्सिस के एंटी सिमेट्रिक होते हैं उसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा और रियल पार्ट ऑफ एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा विल बी द इवन फंक्शन, वेयर एज थीटा ओमेगा एंड द इमेजनरी पार्ट ऑफ एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा विल बी द ऑड फंक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ये देखो इसकी पीरियोडिसिटी बताइए। यहाँ पर जो DTFT होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, जबकि जो कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो नॉन पीरियोडिक होता है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में।
जो कंटिन्यूस टाइम फॉर ए ट्रांसफॉर्म होता है CTFT जिसको हम बोलते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, या फोरियर ट्रांसफॉर्म, सिंपली उसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है ऑफ ओमेगा, वेयर एज द DTFT इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ओमेगा। एक्स e⁻j इज द, इसको मैग्नीट्यूड और फेज की टर्म्स में लिखेंगे थीटा ओमेगा। तो थीटा ओमेगा प्लस 2πk, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स e⁻ j को हमने रिप्रेजेंट किया है मॉड ऑफ एक्स e⁻ j मल्टीप्लाई बाई e⁻j थीटा ओमेगा प्लस 2πk। यहाँ पर 2πk क्यों रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर इट इज़ द पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन है, तो 2πk क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका k विल बी द पीरियड ऑफ दिस। आगे चलते हैं। द फेज फंक्शन थीटा ओमेगा कैन नॉट बी यूनिकली स्पेसिफाइड फॉर एनी DTFT, मीन्स फेज फंक्शन थीटा ओमेगा को हम यूनिकली स्पेसिफाइड नहीं कर सकते किसी भी DTFT के लिए, मीन्स इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरी सिग्नल। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड वी शैल एज्यूम दैट द फेज फंक्शन थीटा ओमेगा इज रेस्ट्रिक्टेड द फॉलोइंग रेंज ऑफ वैल्यूज़ -π to +π। मीन्स जब तक डिफाइन ना हो तब तक हम थीटा ओमेगा को डिफाइन जो एज्यूम करेंगे उसकी वैल्यूज़ वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, -π से +π तक इसकी वैल्यूज़ को एज्यूम करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में डिफाइन नहीं है। अगर डिफाइन है ऑलरेडी तो हम उसको उस वैल्यू पर पुट करेंगे जो वैल्यू वहाँ पर डिफाइन है। अगर डिफाइन नहीं है तो उसको हम -π to +π हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। द DTFT ऑफ सम सीक्वेंस एक्सिबिट्स डिसकंटिन्यूटीज ऑफ 2π इन देयर फेज रेस्पॉन्स। ठीक है, जो फेज रिस्पॉन्स होता है उसमें 2π डिसकंटिन्यूटीज़ होती है, 2π की डिसकंटिन्यूटीज़ यहाँ पर होती है। एन अल्टरनेट टाइप ऑफ फेज फंक्शन दैट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ ओमेगा इज ऑफन यूज्ड। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो DTFT सिग्नल्स के लिए यूज़ होती हैं। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल फेज फंक्शन बाय रिमूविंग द डिसकंटिन्यूटीज़ ऑफ 2π। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द डिसकंटिन्यूटीज इज कॉल्ड अनरैपिंग। जब जो प्रोसेस होता है डिसकंटिन्यूटीज रिमूविंग का उसको हम क्या बोलते हैं, अनरैपिंग बोलते हैं। द कंटिन्यूस फेज फंक्शन जनरेटेड बाय अनरैपिंग इज डिनोटेड बाय थीटा सी ओमेगा। उस फेज फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, जो कंटिन्यूस फेज फंक्शन होता है अनरैपिंग करने के लिए उसको हम बोलते हैं थीटा सी ओमेगा। In some cases, discontinuities of pi may be present after unwrapping। कुछ केसेस में क्या होता है कि डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट हो सकती हैं, अनरैपिंग के बाद भी प्रेजेंट रह सकती हैं। ये यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, द DTFT ऑफ यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। यहाँ पर सैंपल लिखा हुआ है, ये सैंपल नहीं होगा, इम्पल्स होगा ये। यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस डेल्टा एन इज गिवन बाई, डेल्टा एन आपको पता है कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा एन इक्वल्स टू 1 फॉर एन इक्वल टू 0। एन इक्वल टू 0 के लिए 1 रहेगा एंड 0 अदरवाइज। मीन्स डेल्टा एन की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी जब एन की वैल्यू 0 रहेगी, और डेल्टा एन की वैल्यू 0 रहेगी बाकी एन की सभी वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर जो हमने समीशन यूज़ किया है एन इक्वल्स टू -∞ टू +∞, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि डेल्टा एन उसी पर ही 1 रहेगा, बाकी पर 0 हो जाएगा फंक्शन। तो जब हम एन इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e⁻0, और e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, डेल्टा नॉट e⁻0 जो कि 1 हो जाएगा, और डेल्टा नॉट क्या होता है 1। तो DTFT ऑफ डेल्टा एन विल बी
1। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर xn इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n un, ये un है यहाँ पर μn लिखा हुआ है, ये यूनिट स्टेप फंक्शन है un, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, सॉरी यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन 1 ये डिफाइंड है, और अल्फा टू द पावर n un को हम डिफाइन कर सकते हैं 1 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर अदरवाइज या लेस देन 0। n की वैल्यू अगर 1 0 से ग्रेटर देन है या इक्वल है तो 1 रहेगा, अदरवाइज 0 रहेगा। तो समीशन हमारा जो था n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट वो हो जाएगा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ये देखिए, इसको हमने फॉर्मूला में पुट किया है, तो xn की जगह हमने रखा है अल्फा टू द पावर n un, और un की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीशन चेंज हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा और un हट जाएगा यहाँ से, उसकी जगह 1 आ जाएगा, अल्फा टू द पावर n e टू द पावर माइनस j ओमेगा n। अब दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अल्फा e टू द पावर माइनस j ओमेगा की पावर n। इसको हम लिख सकते हैं, ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a टू द पावर n। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/1 माइनस a, तो 1/1 माइनस a क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/1 माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस j ओमेगा। ये देखिए 1/1 माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस j ओमेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी सिग्नल का DTFT फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ DTFT और इन्वर्स DTFT, दैट इज़ इन्वर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है।